औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर शाहिद नदीम। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि तकरीबन हर साल ही लाहौर बोर्ड में, गुजरावाला बोर्ड में और जितने भी जो है वो तालीमी बोर्ड हैं, ठीक है, उनमें ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होता है। ठीक है, शायद ही कोई एक आध साल ऐसा हो जिसमें रिपीट ना हो, लेकिन ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, वो टॉपिक क्या है? वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, आज इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे हम, और साथ में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे, यानी उसे प्रूव करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 है, 3 इक्वेशंस हैं, 3 फार्मूलाज हैं। ये फार्मूलाज मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद देते हैं। ठीक हो गया, तो आज हम उन फार्मूलाज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पहला फार्मूला है वो आज हम डिस्कस करेंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेफिनेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, 3 बेसिक इक्वेशंस हैं, समझ आ रही बात की? ठीक है जी, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती हुई बॉडीज़ के लिए हैं। ठीक है, बेसिकली ये 3 फार्मूलाज हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी शुरू में बताया। ठीक है जी, इक्वेशंस ऑफ मोशन किन्हें कहा जाता है? 3 फार्मूलाज। 3 फार्मूलाज यूज्ड टू solve the numerical problems, related to motion। ये 3 फार्मूलाज हैं जो मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद देते हैं। ठीक है, 3 फार्मूलाज हैं जो कि मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मदद देते हैं। इन फार्मूलाज को क्या कहते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, और ये फार्मूलाज जो हैं ये रिलेट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी vi से फाइनल वेलोसिटी vf। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी vi, फाइनल वेलोसिटी vf, एक्सेलरेशन a, टाइम t एंड डिस्टेंस s कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। यानी ये तीनों फार्मूलाज इन क्वांटिटीज से रिलेशन करते हैं। ये क्वांटिटीज जो आपके सामने लिखी हैं, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, इनसे रिलेट करते हैं। और ये तीनों इक्वेशंस हैं क्या? ठीक है जी, ये तीनों इक्वेशंस, ये तीनों फार्मूलाज मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला फार्मूला है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। इसमें Vf फाइनल वेलोसिटी है, Vi इनिशियल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन और T टाइम है। दूसरा फार्मूला है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, तीसरा फार्मूला है 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ये 3 फार्मूलाज हैं। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज हैं जो कि मोशन से रिलेटेड
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद देते हैं। इन फार्मूलाज को कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इनमें जो मैंने पहले नंबर पे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जो दूसरे नंबर पे लिखा गया है इसको बोलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जो तीसरे नंबर पे लिखा गया है इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और आप इनको चेंज नहीं कर सकते, इनके नाम आप तब्दील नहीं कर सकते। यानी अगर आप सेकंड वाले को कह दें, ये जो दूसरे नंबर पे लिखी है कि ये फर्स्ट है, तीसरे नंबर पर ये सेकंड है, पहले नंबर वाली ये थर्ड है ना, इनके नाम नहीं आप चेंज कर सकते। ठीक है, जो फर्स्ट है, अगर आपसे कोई पूछेगा ना व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप यही बताएंगे जो पहले नंबर पे लिखी है, क्या वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यानी इनकी अपनी एक पहचान है, अपना नाम रखा गया। हम जिसको मर्जी फर्स्ट, जिसको मर्जी सेकंड या जिसको मर्जी थर्ड नहीं कह सकते। ठीक है, हम अपनी मर्जी से इनको नाम नहीं दे सकते, इनके नाम दिए गए हैं, इनकी पहचान दी गई है। तो अगर हमें कहा जाएगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बताएं, तो आप ये पहले नंबर पे लिखी हुई जो इक्वेशन है यही बताएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अगर आपको कहा जाए सेकेंड इक्वेशन बताएं तो ये बताएंगे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। अगर कहा जाए थर्ड इक्वेशन बताएं तो आप 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, ये इक्वेशंस बताएंगे। ये तीन इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम जो है ना वो 1 to 1 प्रूव करेंगे। ठीक हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है जी, जो कि है अभी अभी हमने पढ़ी है। क्या इक्वेशन है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हमने प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक चीज आप जान लीजिएगा, ठीक है, कि ये इन इक्वेशंस में ना, ठीक है जी, हमने ये सपोज करना है कि बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। समझ आ रही बात की? हैंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इन द एक्सेलरेशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी हम सिर्फ जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन है, इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे। जैसे ग्राफ वाले टॉपिक में हमने देखा कि मैंने आपको बताया कि ग्राफ बनाते वक्त हम ये सपोज करते हैं कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। तो इसमें भी हमने इक्वेशंस को प्रूव करते वक्त यही फर्ज करना है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। इसलिए जब स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वही रास्ता जो है वो डिस्टेंस है, वही रास्ता डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो एक ही पाथ है, उसी को हम डिस्टेंस कहेंगे, उसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी इक्वेशंस में भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं लिया जाता। ठीक है, यानी ये जो एस आएगा ना इक्वेशंस में, एस, इस एस से मुराद डिस्टेंस भी है और इस एस से मुराद डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं रहेगा तो फिर जो है ना वो स्पीड और वेलोसिटी में भी कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ डिस्टेंस स्पीड होता है और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ें हैं तो इसका मतलब फिर स्पीड और वेलोसिटी भी सेम चीज़ें होंगी। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये जो वी एफ और वी आई हैं, इन्हें हम इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड भी कह सकते हैं, इन्हें हम इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। यानी इक्वेशंस में भी स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं करना, और वेलोसिटी से भी मुराद सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन की बात यहाँ नहीं की जाएगी। और जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसकी भी सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्कस की जाएगी, डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया जाएगा इक्वेशंस जो है ना वो प्रूव करते वक्त। समझ आ रही है? हर इक्वेशन को प्रूव करते वक्त ये जो आपके सामने एक पैराग्राफ लिखा है, ये पैराग्राफ तीनों इक्वेशंस में लाजमी लिखना है। ये तीनों इक्वेशंस के लिए है, ये पैराग्राफ लाजमी लिखना है। मेरी बात को गौर से सुनिए, ठीक है, और इसको अपने माइंड में बिठा लें कि ये जो पैराग्राफ आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये पैराग्राफ आपने याद करना होगा और ये तीनों इक्वेशंस में लिखना होगा। यानी तीनों इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन प्रूव करने के लिए आ जाए तो ये पैराग्राफ तीनों में है।
ठीक है, तीनों में लिखना है। क्या कह रहा है, कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। हमने फर्ज कर लिया कि एक बॉडी पहले वी आई वेलोसिटी से मूव कर रही है इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए पैदा हो रहा है। इसका मतलब कि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, वी एफ, यानी चेंज आ गया ना, पहले वी आई थी, बाद में चेंज होके क्या हो गई, वी एफ, यानी वेलोसिटी में चेंज आ गया, लिहाजा उसमें क्या पैदा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। ठीक है, द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ बाय लाइन ए बी। कहता है कि इस बॉडी की जो मोशन है उसको स्पीड टाइम ग्राफ में लाइन ए बी से डिस्क्राइब किया गया। स्पीड टाइम ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है आपको मैं दिखा रहा हूं सामने, और ये जो लाइन ए बी है ना, ये रेड कलर में जो नजर आ रही है, ये लाइन ए बी जो है ना, वो मोशन की बॉडी को जो है बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो ये जो ग्राफ में इस ए बी लाइन की हम स्लोप लेंगे ना, ए बी लाइन की स्लोप, ये स्लोप किसको शो करेगी, एक्सेलरेशन ए को। क्यों, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। ये जो ग्राफ बना हुआ है, इधर हमने स्पीड ली हुई है, इधर हमने टाइम लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे स्पीड। तो स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने आपको ग्राफ में भी पढ़ाया था कि जब हम स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन बताती है। बल्कि मैंने आपको सॉल्व करके भी दिया था, अगर आपने स्पीड टाइम ग्राफ वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें, आपको वहां पे पता चलेगा। मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व किया है कि स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है इसकी जो स्लोप है ये क्या बताती है, एक्सेलरेशन। तो लिहाजा ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसकी ये जो स्लोप है ना, ए बी लाइन की जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। ठीक हो गया। इसके बाद आगे कह रहा है, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। ठीक है, वो कह रहा है कि ये ग्राफ में जो लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी, इस लाइन ए बी के नीचे ये जो सारा एरिया शेड किया हुआ ना, ये देखें, ये शेड किया हुआ है। ठीक है, समझ आ रही बात की, ये शेडेड एरिया जो है ये सारा बॉडी का डिस्टेंस कहलाता है, जिसमें ये ट्राइंगल भी आ रही है, ये देखें, और ये रेक्टेंगल भी आ रही है। ठीक है, ये सारा एरिया बॉडी का क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपने तीनों इक्वेशंस में लिखना होगा, इसलिए ये पैराग्राफ आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ, और ये ग्राफ बनाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ये ग्राफ भी तीनों इक्वेशंस में बनेगा, तीनों इक्वेशन में सेम ग्राफ। ठीक है, यही ग्राफ तीनों इक्वेशंस में यूज होना है। समझ आ रही बात की। ठीक है जी, तो ग्राफ कैसे बनाना है जरा गौर करें। हमने पहले एक लाइन लेनी है वाई एक्सिस, फिर एक लाइन लेनी है एक्स एक्सिस। समझ आ रही बात की। ये ओरिजिन है ओ। ठीक है, वाई एक्सिस पे स्पीड शो करनी है, इधर लिख देना है स्पीड। ठीक है, और इधर एक्स एक्सिस पे लिख देना है टाइम। ठीक हो गया। अब चूंकि वाई एक्सिस पे हमने स्पीड लेनी है, तो हम फर्ज करेंगे ओ से लेकर ए तक, ओ से ए तक बॉडी की वेलोसिटी जो है या बॉडी की जो स्पीड है वो क्या है, वी आई है, और उसकी स्पीड में अभी चेंज नहीं आया। यानी ओ से ए तक बॉडी वी आई वेलोसिटी से ही मूव कर रही है, वी आई स्पीड से मूव कर रही है, और अभी तक उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आया। फिर कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड वी आई से चेंज होके क्या हो गई, वी एफ। ये वी एफ है, वी आई से चेंज होके क्या हो गई, वी एफ। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या आ गया, चेंज आ गया। यहां से चेंज होना शुरू हुई है और यहां तक चेंज हुई है, क्योंकि ओ से ए तक तो उसकी सारी वेलोसिटी वी आई है, तब चेंज नहीं आया। लेकिन चेंज कब आया, वी आई से चेंज होके क्या हो गया, वी एफ।
तो यहां से यहां तक ये क्या आया है, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है, चेंज इन स्पीड, ये स्पीड में चेंज है, ये जो वी आई से वी एफ तक है ये स्पीड चेंज हुई है, यानी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है या स्पीड चेंज होती है तो क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो लिहाजा एक्सेलरेशन जो है ना उसकी लाइन हम ये पॉइंट ए से शुरू करेंगे और वी एफ के सामने पॉइंट बी पर खत्म करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन वी आई से लेकर वी एफ यानी इतनी इस एरिया में एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, क्योंकि यहां वेलोसिटी में चेंज आया है। वी आई से वेलोसिटी चेंज होकर क्या हो गई है, वी एफ। तो लिहाजा ये क्या है, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी। तो जितने हिस्से में या जितने एरिया में स्पीड में चेंज आया है उतने एरिया में एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो आपने भला क्या करना है, ये जो वी एफ है, वी एफ की आपने ना वी एफ से एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमने ये जो ग्राफ की एक्सेलरेशन की लाइन है ये हमने शुरू कहाँ से करनी है और इसको एंड कहाँ पे करना है। समझ आ रही बात की। ठीक है, तो आपने इसको शुरू वी आई से करना है, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हुआ है। तो जहाँ से चेंज आना शुरू होगा वहीं एक्सेलरेशन पैदा होगा। वी आई से शुरू करेंगे और सीधी आप इसको वी एफ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो चेंज आया वो वी आई से वी एफ तक आया, तो इस लाइन को हम स्लोप की फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, तो ये ए बी लाइन जो है ये किसको शो कर रही है, एक्सेलरेशन को, जो हमने वी आई से शुरू किया है और वी एफ पे ख़त्म किया है, क्योंकि इतने एरिया में ही वेलोसिटी में चेंज आया है। ठीक है, और जितने एरिया में चेंज आया है, ठीक है जी, वहाँ पर ही एक्सेलरेशन पैदा होगा। समझ आ रही बात की। तो लिहाजा अब क्या करना है, अब आपने पॉइंट बी से एक डॉटेड लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये जो है ना ये डॉटेड लाइन ये सीधा हमने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया। ये एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेगा ना उस पॉइंट को आपने डी का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये जो बी डी है ना, बी डी, ये बी डी जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। समझ आ रही बात की। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए से ये ओ डी के पैरेलल, ओ डी, ये जो ओ डी है ना ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट डी है। डी पॉइंट कैसे आया, जब हमने बी से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ओ डी के पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। समझ आ रही है, इसको पॉइंट को सी का नाम दे देना। तो ये ए सी जो है ना ये ओ डी के क्या है, पैरेलल है। समझ आ रही है, तो ओ डी को हमने टी कह दिया। क्यों टी क्यों कहा है, क्योंकि ओ डी एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया हुआ है, तो लिहाजा ओ डी जो है ना ये जो ओ डी है ये टी है। समझ आ रही है, और याद रखिएगा अगर ओ डी टी है, ओ डी टी है, तो फिर ये जो ए सी है ना ये भी उतना ही है, जितना ए सी है उतना ही ओ डी है। तो अगर ओ डी टी है तो फिर ये जो ए सी है ना ये भी क्या होगा, टी होगा। पैरेलल है आपस में और सेम लेंथ है इनकी। समझ आ रही बात की। ठीक है, उसके बाद ये जो बी सी है, बी सी ये उतना ही है जितना वी आई से वी एफ तक है, जितना ये है। तो बी सी क्या है, चेंज इन स्पीड, तो लिहाजा ये सॉरी वी आई से वी एफ तक क्या है, ये क्या है, चेंज इन स्पीड। लिहाजा जो बी सी है ना, बी सी ये भी क्या होगा, चेंज इन स्पीड। ये गेन है, गेन लिखा है। गेन का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब होता है इजाफा। तो स्पीड में इजाफा हुआ है, तो इजाफा भी तो चेंज ही होती है ना, स्पीड बढ़ गई है, बढ़ने का मतलब क्या हुआ है, चेंज हुई है। समझ आ रही है, तो चाहे आप चेंज इन स्पीड कह लो या गेन इन स्पीड कह लो, तो ये गेन इन स्पीड किसके बराबर है, ए टी के। ये ए टी के बराबर कैसे आई है, ये ए टी के बराबर यहां से आई है। ठीक है, जरा गौर करना है, ये जो गेन इन स्पीड है ए टी, हमने गेन इन स्पीड को या चेंज इन स्पीड को ए टी क्यों लिखा है,
गेन की जगह चेंज का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। देखें, हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब ये t इधर डिवाइडर है, जरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास ए टी बराबर आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई। तो ये जो वी एफ माइनस वी आई है, ये क्या है, स्पीड में चेंज नहीं है या वेलोसिटी में चेंज नहीं है। जब हम वेलोसिटी में चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो वी एफ माइनस वी आई है, ये क्या है, ये है चेंज इन स्पीड। ठीक है, चेंज इन स्पीड, वी एफ माइनस वी आई चेंज इन स्पीड है। और चेंज से मुराद यहां गेन है, क्योंकि यहां स्पीड बढ़ी है ना, इस ग्राफ में यहां स्पीड ज्यादा हुई है। पहले वी आई थी, बाद में क्या हो गई है, वी एफ, स्पीड में इजाफा हुआ है, इसलिए इसको चेंज की बजाय गेन का वर्ड लगा रहे हैं कि स्पीड में इजाफा। आया तो चेंज ही है ना, तो वी एफ माइनस वी आई को चेंज इन स्पीड कह लो या गेन इन स्पीड कह लो, और ये किसके बराबर है, ए टी के। तो इसलिए हम गेन इन स्पीड को ए टी लिख सकते हैं। समझ आ रही बात, कोई मसला इसमें। फिर आप ये देख रहे हैं कि ये जो एक रेक्टेंगल बनी हुई है ओ ए सी डी, इस रेक्टेंगल में लिखा हुआ है ये एरिया। ठीक है, ये जो एरिया लिखा है, एरिया इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। ये कहां से आया, देखें ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल होती है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई, या रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्मॉल साइड मल्टीप्लाई बाय लार्ज साइड। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसकी दो साइड इक्वल हो। ये देखें ओ डी ए सी के इक्वल है, और ये जो ओ ए है ये सी डी के इक्वल है। जितना ओ ए होगा ना, ओ से लेकर ए तक, ये कितना है, वी आई है, ओ से ए तक ये सारा एरिया वी आई है। तो लिहाजा ये जो सी डी है ना, ये बिल्कुल ओ ए के पैरेलल है। ठीक है, जितना जो है ना वो आपके पास ओ ए है, उतना ये सी डी है। तो अगर ओ ए वी आई है तो सी डी भी वी आई होगा, यानी ये भी वी आई है, सी डी भी वी आई है। समझ आ रही बात की। इस तरह अगर ओ डी टी है तो ये ए सी जो है ना, ये भी क्या है, ये भी टी है। क्लियर है। तो अगर हम इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, ठीक है, शॉर्ट साइड मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग साइड। तो शॉर्ट साइड वी आई है, शॉर्ट या तो ओ ए लेंगे या सी डी लेंगे। ओ ए भी वी आई है और सी डी भी वी आई है, कोई भी ले लें। शॉर्ट साइड वी आई है और लॉन्ग साइड क्या है, लॉन्ग साइड है टाइम, लॉन्ग साइड टाइम है, वो चाहे आप ओ डी ले लें या ए सी ले लें। तो लॉन्ग साइड टाइम, तो एरिया बराबर आ गया वी आई मल्टीप्लाई बाय टी, यानी स्मॉल लेंथ मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग लेंथ। समझ आ रही है। ठीक है, शॉर्ट साइड मल्टीप्लाई बाय लॉन्ग साइड या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये जो ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। समझ आ रही है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या परपेंडिकुलर। 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसका ये वाला एंगल 90 है, ये देखें ये 90 एंगल है। समझ आ रही है। राइट एंगल ट्राइंगल का के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया बराबर आ गया 1/2 बेस क्या है, बेस ये ए सी है, तो ए सी बेस है तो ये टी है, तो बेस की जगह क्या आ गया, टी आ गया 1/2 टी। और हाइट क्या है, ये बी सी हाइट है, और ये किसके बराबर है, ए टी के बराबर है, तो हाइट क्या आ गया, ए टी। ठीक है, तो लिहाजा ये ट्राइंगल का एरिया 1/2 टी इंटू ए टी। ठीक है, ये ग्राफ आपको समझ आ गया है। ग्राफ पे थोड़ा टाइम तो लगा है, लेकिन ये ग्राफ समझना जरूरी था आपका। ठीक है, और ये आखिरी बात, ओ से लेकर ये वी एफ तक, ये जो टोटल एरिया है ना, ये ओ से वी एफ तक, ये सारा एरिया, ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये सारा एरिया, ये वी एफ है। ठीक है, ओ से यहां तक ये सारा एरिया यानी ये वी एफ है। अगर ये वी एफ है ओ से यहां तक, तो फिर ये जो बी डी है टोटल,
ठीक है, बी से लेकर ये डी तक, ये सारी लेंथ, ये सारी हाइट भी क्या होगी, वी एफ, क्योंकि जितना जितना ओ से वी एफ तक है उतना ही डी से बी तक है, ये दोनों हाइट बराबर है। अगर ये हाइट वी एफ है तो फिर ये हाइट भी क्या होगी, वी एफ होगी, क्योंकि वी एफ होती है फाइनल वेलोसिटी, और जब वेलोसिटी में इजाफा होता है, वेलोसिटी में जब इजाफा हुआ ना, ज्यादा हुई है, तो फिर उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी भी शामिल होती है। समझ आ रही बात की, ठीक हो गया। तो ये आपका ग्राफ, अब हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव कर रहे हैं इस ग्राफ की मदद से। तो हमने प्रूव करने के लिए क्या लेना है, ये जो लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी की स्लोप निकालनी है, लाइन ए बी की स्लोप। तो इस लाइन ए बी की स्लोप हमें क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, और स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, वो एक्सेलरेशन बताती है। समझ आ रही बात की, स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या बताती है, एक्सेलरेशन। तो हम इस स्पीड टाइम ग्राफ की ए बी लाइन की स्लोप लेंगे, और वो स्लोप हमें क्या बताएगी, एक्सेलरेशन। और स्लोप होती क्या है, स्लोप होती है राइज ओवर रन। ये मैंने आपको ग्राफ में समझाया है। स्लोप, किसी भी ग्राफ की जब स्लोप निकालते हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, राइज ओवर रन। ठीक है, राइज को रन पे डिवाइड करना है। राइज क्या होता है, राइज हाइट को कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो BC परपेंडिकुलर होगा ना, ये राइज होगा। समझ आ रही है, चाहे BC ले लो, चाहे VI से VF तक, ये सेम ही है। इसको राइज कह लो, चाहे इसको या इसको राइज कह लो, ये राइज परपेंडिकुलर है। और रन क्या होगा, रन ये बेस, ये जो AC है, AC रन है। समझ आ रही है, ये बेस है। इज दैट क्लियर, राइज ओवर रन। ठीक है, ये हमने स्लोप लेनी है, तो हम ये ले रहे हैं। ये देखें आपके सामने, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए, स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसको शो करेगी, ए मीन एक्सेलरेशन। ठीक है, लाइन ए बी की स्लोप किसको शो कर रही है, एक्सेलरेशन। ठीक है जी, तो ये एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि स्लोप ले रहे हैं ना, तो स्लोप होगी राइज ओवर रन। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या है, राइज है, और ये जो बेस है ये क्या है, रन है। समझ आ रही बात की, ठीक हो गया। अब यहां पर एक्स स्लोप ऑफ लाइन ए बी ए है, वो तो आ गया ए, यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी की जगह हमने क्या लिख लिया, ए, क्योंकि वो एक्सेलरेशन को शो कर रही है। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर राइज। अगर हम वापस ग्राफ पे आए तो मैंने कहा परपेंडिकुलर ये है, ये जो BC है, BC परपेंडिकुलर है। ठीक है, और रन क्या है, बेस, वो AC है। ठीक हो गया, तो ये BC राइज है यानी परपेंडिकुलर, और AC रन है। समझ आ रही है, AC रन है यानी बेस है। ठीक है, अब ग्राफ के मुताबिक क्या करना है। ठीक है जी, इधर देखें, ग्राफ के मुताबिक ये जो BC है ये कैसे निकालना है। इधर देखें, हमें टोटल हाइट मालूम है, ये देखें टोटल जो है BD, ये BD कैसे आ रहा है, BD में दो हाइट आ रही है, एक CD आ रही है और एक BC आ रही है। अगर हम BC में CD प्लस कर दें, ठीक है, BC में CD प्लस कर दें, तो इन दोनों छोटी हाइट्स को प्लस करने से ये बड़ी हाइट बन जाएगी, ये बड़ी हाइट BD बन जाएगी। यानी BD जो है ना, इसमें BC और CD आ रहे हैं, तो यही हमने लिखा हुआ है कि जो BD है, BD ये किसके बराबर है, BC प्लस CD, यानी BC और CD को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, BD। ठीक है ना, ये है ना वो ग्राफ। मैं यहां पर आपको एक रफ सा आइडिया देता हूं। ठीक है, ये रफ सा आइडिया आप ले लें। ठीक है जी, बेशक ये सीधा नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा रफ सा आइडिया ले सकते हैं इससे। ये C है, ये B है और ये D है, तो ये देखें ये BD है, BD टोटल है। तो अगर आप BC और CD इन दोनों को प्लस कर लें, BC और CD, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, BD। तो BD किसके बराबर है, BC प्लस CD। लेकिन हमने BC निकालना है, क्या निकालना है, BC।
तो ये जो सी डी है इधर प्लस हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो बी डी में से सी डी माइनस हो गया, इधर क्या रह गया बी सी। तो लिहाजा हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप बी सी को इधर लिख लें और इनको इधर लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। जब दो इक्वेशन में दो वैल्यू इक्वल हो तो दोनों को जिधर मर्जी लिखा जा सकता है। समझ आ रही बात की? तो इसलिए आपने बी सी को इधर लिख लिया और ये जो बी डी माइनस सी डी है इसको इधर लिख लिया, ठीक है। और ये जो ए सी है, ए सी ये ओ डी के बराबर है। ए सी किसके बराबर है? ओ डी के। क्यों? क्योंकि जितना ए सी है ये ए है ना, ठीक है, और ये ओ है, तो जितना ए सी है उतना ही ओ डी है। ये दोनों लेंथ बराबर है, इसलिए जो ए सी है वही ओ डी है। तो हमने ए सी किसके बराबर रख लिया? ओ डी। अब ये जो दो वैल्यूज आ गई ना, ये वाली वैल्यूज, ये जो दो वैल्यूज आई हैं, बी सी किसके बराबर आया? बी डी माइनस सी डी। ए सी किसके बराबर आया? ओ डी। ये दो वैल्यूज यहां इक्वेशन 1 में पुट कर, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो ए बराबर है, इक्वेशन 1 ए से शुरू हो रही है ना, ठीक है, ये ए बराबर है बी सी और ए सी। बी सी की जगह पे ये पुट करना है बी डी माइनस सी डी, ए सी की जगह पे ये ओ डी पुट करना है, ठीक है। तो ए बराबर आ गया बी डी माइनस सी डी और ए सी की जगह पे क्या आ गया? ओ डी, ठीक है। अब ग्राफ के मुताबिक, ग्राफ में हमने ये देखा हुआ है कि जो बी डी है ये वी एफ है, सी डी वी आई है और ओ डी टी है, ठीक है। यहां से फिर मैं एक ग्राफ बना के आपको रफ सा आइडिया देता हूं, ठीक है जी। ये देखें, ये आपका ग्राफ है, ये ओ है, ये डी है, ठीक है, और ये लाइन जो है ना ये सी है, ठीक है। और इधर हमने स्पीड ली हुई है और इधर क्या है? टाइम है, ठीक है जी। तो ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए है और ये वी आई को शो कर रहा है, और ये पॉइंट जो है ठीक है जी, ये पॉइंट जो है ना ये वी एफ है, ठीक है, और ये बी है। तो जो बी डी है ना, बी डी ये इसके बराबर है, ठीक है। ये जो बी डी है ये ओ से वी एफ तक है और ओ से वी एफ सारा वी एफ है, तो लिहाजा ये जो बी डी है ना यहां से लेकर यहां तक ये भी सारा वी एफ है, ठीक है। तो बी डी वी एफ है। सी डी क्या है? सी डी ये है, सी डी उतना ही है जितना ओ ए है, तो ओ ए चूंकि वी आई है लिहाजा सी डी भी क्या है? वी आई है। सी डी वी आई हो गया। ओ डी क्या है? ओ डी को हमने पहले ही शो किया हुआ है कि ये टाइम है, क्योंकि इधर हमने टाइम लिया हुआ है, ओ डी टाइम को शो कर रहा है। तो ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में, ये जो तीनों वैल्यूज हैं इस इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, तो ए इज इक्वल टू, ठीक है, इधर था बी डी, बी डी की जगह पे क्या आ गया? वी एफ माइनस, इधर था सी डी, सी डी की जगह पे क्या आ गया? वी आई डिवाइडेड बाय नीचे ओ डी है, ओ डी क्या आ गया? टाइम, ठीक है। अब ये टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ये ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक हो गया। लेकिन आपने वी एफ निकालना है, वी आई इधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस। ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। अब आप इसको तरतीब लगा दें, वी एफ इधर लिख लें और वी आई प्लस ए टी इधर लिख लें। लें जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन प्रूव हो गई है, ठीक है। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगा लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड इक्वेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।